हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। आज की हमारी जो क्लास है क्रैश कोर्स की क्लास है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमारी अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में हमसे पूछे जा सकते हैं। तो लास्ट क्रैश कोर्स की हमारी जो लास्ट क्लास थी, उस क्लास में हमने डिस्कस किया था फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज उसी के जो बचे हुए हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स है उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास के अंदर हमने देख लिया था फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरकैलेमिया, हाइपो एंड हाइपरनेट्रीमिया, हाइपो एंड हाइपरकैलेमिया के बारे में देख लिया था। आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? हाइपोकैल्सीमिया का मीनिंग होता है डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल। डिक्रीज सीरम कैल्शियम डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल। जब सीरम कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, जब सीरम कैल्शियम लेवल है वो कम हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपोकैल्सीमिया। लेकिन अब इसके लिए हमें ज़रूरी होता है कि हमें ये पता होना ज़रूरी होता है कि सीरम नॉर्मल ब्लड सीरम कैल्शियम लेवल कितना होता है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा नॉर्मल ब्लड सीरम कैल्शियम लेवल कितना होता है। 8 to 11 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 8 to 11 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 8 से 11 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है वो नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल होता है। ठीक है, कैल्शियम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है। मेजर मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि क्या करता है, हमारी बॉडी की बहुत सारी फंक्शनिंग, जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, जो भी फंक्शनिंग है, उनको उनको परफॉर्म करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो अब हम देखते हैं कि हाइपोकैल्सीमिया, जब बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो सबसे पहले सिम्टम्स कौन कौन से आते हैं? तो सबसे पहले सिम्टम्स की अगर बात करो तो सबसे पहले सिम्टम्स आते हैं आपके नंबनेस, आपके हाथों की जो फिंगर टिप्स हैं, ठीक है, हाथ के अंदर है, इनमें पैरों के अंदर, इनमें नंबनेस रहना शुरू हो जाती है। एक तो नंबनेस मतलब जिसे बोलते हैं ना अपन सूनापन, ठीक है, लैक ऑफ सेंसेशन, नंबनेस आना शुरू हो जाती है। स्पाज्म, स्पाज्म का मतलब होता है ट्विस्टिंग आ जाना। स्पाज्म का मतलब होता है स्पाज्म का मतलब होता है ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग इन मसल्स, मसल्स के अंदर ट्विस्टिंग आ जाना। सीजर्स का मतलब होता है, सीजर्स का मतलब रैपिड आउटब्रस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन एंड दैट इज कमिंग कंटिन्यूसली। ठीक है, जैसे जैसे बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होगी, वैसे वैसे हमारे ब्रेन से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो बहुत तेज गति से निकलने लग जाते हैं। उसी को हम बोलते हैं सीजर। सीजर्स के अंदर क्या होता है, एक एटोनिक और क्लोनिक स्टेजेस होती है। सीजर की 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेजेस ऑफ सीजर, स्टेजेस ऑफ सीजर, स्टेजेस ऑफ सीजर में सबसे पहले आएगी ओरा, टॉनिक, क्लोनिक एंड पोस्ट इक्टल फेज। तो ये 4 स्टेजेज होती हैं सीजर की। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेजेज ऑफ सीजर आपसे पूछा जा सकता है। स्टेजेज ऑफ सीजर आपसे पूछा जा सकता है। तो इस कंडीशन के अंदर हमें बताना है ओरा, टॉनिक, क्लोनिक और पोस्ट इक्टल फेज। ये 4 प्रकार की स्टेजेज होती है सीजर की। नेक्स्ट वन है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब है इनवॉलेंट्री रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द स्मूथ मसल्स। वॉलेंट्री स्मूथ एंड इनवॉलेंट्री मसल्स, इनके अंदर अगर रैपिडली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहे हैं तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? कन्वर्जेंस। जैसे आपने देखा होगा किसी बच्चे को या किसी को कन्वर्जेंस है तो वो क्या करता है, अपने हाथों को बार बार ट्विस्ट करता है। ठीक है, ट्विस्ट करता है, रिलैक्स करता है, ट्विस्ट करता है, रिलैक्स करता है। तो वो कंडीशन कब होती है? हाइपोकैल्सीमिया। जब बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल कम हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। अब इस हाइपोकैल्सीमिया के होने के कॉजेज कौन कौन से हैं? जो इंपॉर्टेंट कॉजेज है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे मेडिको नर्सिंग क्लासेज चैनल की तरफ से मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कंसाइज वे के अंदर टॉपिक को डिस्कस करूँगा। अगर आपको डेरिवेटिव तरीके से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, प्लीज़ आप मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल से इलेक्ट्रोलाइट की जो इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड इम्बैलेंस की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आप पूरे वीडियोज़ है वो देख सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम बात करें कॉजेज ऑफ हाइपोकैल्सीमिया की। बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होने के कॉजेज कौन कौन से हैं? तो कॉजेज ऑफ हाइपोकैल्सीमिया के अंदर स्टूडेंट्स आप देखोगे, ठीक है, कॉजेज ऑफ हाइपोकैल्सीमिया के अंदर फर्स्ट वन कोज आता है आपका हाइपोथायराइडिज्म। फर्स्ट वन कोज क्या आता है? हाइपोथायराइडिज्म। अब हाइपोथायराइडिज्म में पहला कोज है स्टूडेंट्स,
हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म कैसे इस हाइपोकैल्सीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, कैसे ये हाइपोकैल्सीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से। देखिए, थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं T3, T4 और कैल्सिटोनिन। ये 3 प्रकार के हार्मोन है वो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं। अब देखना हाइपोकैल्सीमिया कैसे होगा बॉडी के अंदर। ये जो कैल्सिटोनिन है इसकी डिफिशियंसी हो जाती है हाइपोथायराइडिज्म के अंदर, ठीक है। और इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम वो स्टे नहीं कर पाता, रुक नहीं पाता। इसका मेन फंक्शन होता है जो ब्लड कैल्शियम होता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना, ठीक है। इसका मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम होता है उसके लेवल को मेंटेन करना, बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर सीरम कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना। अगर हमारी थायराइड ये कैल्शियम थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन्स प्रॉपर नहीं बनाएगी, ठीक है, किसी भी कमी की वजह से, चाहे इम्बेलेंस इन टीएसएच का इम्बेलेंस हो रहा होगा, ठीक है। और ये टीएसएच आता कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, पूछा जा सकता है। तो इसलिए याद रखना है हमें कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ सकती है, ठीक है। कैल्सिटोनिन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लड सीरम कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखने में। अगर ये कम हो गया तो कैल्शियम का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है और कंडीशन आपकी कहलाती है हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट वन, दूसरा कोज क्या है देखते हैं। दूसरा कोज क्या है, दूसरा कोज है हाइपर पैराथायराइडिज्म। दूसरा कोज है आपका हाइपर पैराथायराइडिज्म। अब स्टूडेंट्स, हाइपर पैराथायराइडिज्म किस प्रकार से होगा, हाइपर पैराथायराइडिज्म है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। हाइपर पैराथायराइडिज्म, हाइपर पैराथायराइडिज्म है तो पैराथायराइड ग्लैंड से हार्मोन कौन सा निकलता है, पैराथार्मोन हार्मोन, पैराथार्मोन, पैराथार्मोन हार्मोन निकल रहा है, ठीक है, PTH, पैराथार्मोन हार्मोन यहाँ से निकलता है। अब ये हार्मोन क्या करता है, जो बोन टिथ, ठीक है, बोन और टिथ के अंदर जो कैल्शियम जमा हुआ है, कैल्शियम और फॉस्फोरस, मैंने आपको बताया था कि बोन और कैल्शियम, बोन और आपके जो टिथ है उनके अंदर सबसे ज़्यादा बॉडी का कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस की वजह से आपकी बोन है वो क्या होती है, हार्ड होती है। हार्डनेस ऑफ बोन, हार्डनेस ऑफ बोन एंड टूथ इज डिपेंड अपॉन द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पंगा होता है, ये पंगा समझना है अपने को कि बोन और टिथ है, पैराथार्मोन हार्मोन क्या करता है, बोन और टिथ से क्या करता है, कैल्शियम को रिलीज करवा देता है। जो डिपॉजिट बोन और टिथ के अंदर जो डिपॉजिट कैल्शियम है उस कैल्शियम को क्या कर देता है, सीरम में ले आता है और सीरम में उसका लेवल बढ़ता है और बॉडी क्या करती है, उसको बाहर निकाल देती है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, कैल्शियम एक्सक्रिएट हो जाएगा, कैल्शियम एक्सक्रिएटेड फ्रॉम बॉडी, ठीक है। एंड जैसे ही कैल्शियम एक्सक्रिएट होगा लीड टू हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है जी। तो ये सीन है यहाँ पे, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरकैल्सीमिया की, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरकैल्सीमिया की, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनके अंदर हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। तो फर्स्ट वन है, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होने के लिए डिहाइड्रेशन है, आपका नोजिया एंड वॉमिटिंग है, कन्फ्यूजन, कोमा, डेथ, ये हाइपरकैल्सीमिया के क्या है, सिम्टम्स हैं, ठीक है। इन ऐसी कंडीशन है जिनके अंदर जब बॉडी ब्लड के अंदर सीरम कैल्शियम लेवल है वो बढ़ जाता है, कितने से, अभी हमने पढ़ा था नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल कितना था, 8 से 11 MEQ पर लीटर, ठीक है। अगर 11 से ऊपर चला जाता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, हाइपर कैल्सीमिया, वो कंडीशन क्या कहलाती है, हाइपर कैल्सीमिया कहलाती है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है हमारा एसिड बेस इम्बैलेंस, नेक्स्ट हमारा आता है एसिड बेस इम्बैलेंस। स्टूडेंट, एसिड बेस इम्बैलेंस, ठीक है, एसिड बेस इम्बैलेंस ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। एसिड बेस इम्बैलेंस क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक नियम नॉर्मल पीएच मेंटेन होती है, ठीक है। नॉर्मल ब्लड की पीएच कितनी होती है, देखो
ब्लड पीएच, हमारे ब्लड की नॉर्मल पीएच कितनी होती है 7.35 टू 7.45, ये हमारे ब्लड की नॉर्मल पीएच है। ठीक है, ये हमारे ब्लड की क्या है नॉर्मल पीएच है। और अब हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है एसिड, एसिड भी होता है और बेस भी होता है, बेस या एल्केलाइन होता है। ठीक है, बेस या एल्केलाइन। जैसे कि अगर आपको सबसे बढ़िया एग्जांपल दूँ एसिड का, तो ये हो गया आपका गैस्ट्रिक एसिड। गैस्ट्रिक एसिड कहाँ होता है स्टमक में। ठीक है जी। दूसरा बेस की बात करूँ मैं, तो आपका इंटेस्टाइनल जूस या पेनक्रेटिक जूस या फिर, ठीक है, बाइल है, पेनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस, ये कैसे होते हैं एल्कलाइन इन नेचर। ये होते हैं आपके एल्कलाइन इन नेचर, ये इस प्रकार से होते हैं। तो ये नॉर्मल रेंज, ये नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर एसिड बेस है वो प्रेजेंट होते हैं। तो एसिड बेस का बैलेंस मेंटेन होना हमारे बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर किसी भी रीजन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर एसिड बेस का इम्बेलेंस होता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, वहाँ पे कोई भी डिजीज़ कंडीशन है वो होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब एसिड बेस का बैलेंस है वो मेंटेन कैसे किया जाता है। नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है, ऑर्गन इन्वॉल्व इन एसिड बेस इम्बेलेंस, organ involved in acid base, एसिड बेस इम्बेलेंस के अंदर कौन कौन से ऑर्गन है जो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, सबसे ज़्यादा जो एसिड बेस के अंदर इन्वॉल्व होता है, सबसे पहले आते हैं आपके लंग्स। ठीक है, लंग्स के बाद आता है किडनी। ठीक है, ये दो मेजर ऑर्गन है जो आपकी बॉडी के अंदर क्या करेंगे एसिड और बेस को मेंटेन रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो एसिड बेस का डिटर्मिनेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, एसिड बेस इम्बेलेंस का पता लगाने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, हम टेस्ट करते हैं आपका एबीजी। एबीजी, एबीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस इसकी फुल फॉर्म होती है। और एसिड बेस इम्बेलेंस जब एबीजी हम कर रहे हैं तो मोस्ट कॉमनली हम एबीजी के अंदर क्या नोट करते हैं, फर्स्ट वन कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ एबीजी में सबसे पहले हम देखते हैं पीएच, कि ब्लड की पीएच है वो 7.35 से लेके 7.45 के बीच में है या नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, CO2 का पार्शियल प्रेशर नॉर्मल कितना होता है 35 टू 45 mm ऑफ Hg होता है। उसके बाद हम देखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ PaO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, O2 का पार्शियल प्रेशर होता है आपका 80 टू 100 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, CO2 आ गया। उसके बाद हम देखते हैं बाइकार्बोनेट आयन, HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन कितने होते हैं आपके 23 से लेकर के 22 से लेकर के कितने होते हैं 22 से लेकर के 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पोटेशियम के प्लस कितना होता है, तो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 3.5 से लेकर के 5 MEQ पर लीटर। ये एक एबीजी की रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा कॉमनली जो चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं वो ये हैं। इसको वेरी मोस्ट आप लगा लीजिएगा और इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ है उनको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंटली काम आता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एसिड बेस इम्बेलेंस में। तो एसिड बेस इम्बेलेंस में क्या होता है, नॉर्मली लंग्स होते हैं वो क्या मैनेज कर सकते हैं, लंग्स मैनेज कर सकते हैं आपकी पीएच मैनेज कर सकते हैं। क्यों, कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि लंग्स जब भी आप सांस छोड़ रहे हो एक्सपायरेशन के दौरान, एक्सपायरेशन आप जब भी सांस छोड़ रहे हो तो उसके साथ क्या कर रहे हो H+ आयंस को आप क्या कर रहे हो बाहर निकालते हो।
ठीक है। तो हाइपर वेंटिलेशन होगा, मान लीजिए एक कंडीशन की बात करते हैं, एग्जांपल की बात करते हैं, हाइपर वेंटिलेशन। इन केस ऑफ हाइपर वेंटिलेशन आपकी सांस है जो इंडिविजुअल पेशेंट होगा वो क्या होगा, रैपिडली ब्रीथिंग करेगा। रैपिड ब्रीथिंग करेगा तो H+ आयन है वो ज़्यादा बाहर निकलेंगे, और हाइपर वेंटिलेशन के अंदर अगर H+ आयन बाहर जाएंगे तो ये pH है वो क्या हो जाएगी, H+ आयन ज़्यादा चलेगा तो pH क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के लिए चला जाएगा। अब ज़्यादा सांस छोड़ रहे हो, ज़्यादा ले रहा है, तो CO2 का प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। ऑक्सीजन का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल होने की कंडीशन रहेगी, मतलब उसका प्रेशर भी बढ़ जाता है और CO2 उसका लेवल कम हो जाता है। ठीक है, CO2 35 से नीचे चली जाएगी और ऑक्सीजन है वो 100 के आसपास चली जाएगी। बाइकार्बोनेट आयन के अंदर इतने जल्दी कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन अगर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस अगर कंपनसेट होता है, अगर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कंपनसेट होता है, तो उस कंडीशन के अंदर HCO3- आयन है उनका लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आपको कोई एबीजी की रिपोर्ट पूछे तो सबसे पहले आप ब्लड की पीएच देखो, ब्लड की पीएच देखो। पीएच देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि केस एसिड है कि बेस। अब आपको डिटरमाइन करना है कि केस रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी है या फिर केस रिलेटेड टू मेटाबॉलिक। ठीक है, तो एसिड, ये एसिड बेस क्लासिफिकेशन में भी बताऊंगा आपको। ठीक है, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज है, अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज है, ठीक है, तो कंडीशन आपकी रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी है, तब कंडीशन आपकी किससे, रेस्पिरेटरी से। और अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर नॉर्मल रेंज में है, pH कम या ज़्यादा हो रही है, CO2 नॉर्मल है लेकिन बाइकार्बोनेट आयन है, उनको देखो अब। ठीक है, मतलब ये तीन जो कंपोनेंट है, तीन कंपोनेंट का मतलब हो गया आपकी pH प्लस HCO3 आयन प्लस CO2, PaCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, इन तीन चीज़ों को देख करके आप आइडिया लगा सकते हो कि आपका जो केस है वो रेस्पिरेटरी में जा रहा है या मेटाबॉलिक में जा रहा है, या मेटाबॉलिक में जा रहा है। अब एसिड बेस बैलेंस है, उसके बारे में पता लगाने का, अगर रेस्पिरेटरी से कंडीशन रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, पीएच में चेंजेज होंगे, साथ के साथ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 में चेंजेज होंगे। लेकिन अगर कंडीशन मेटाबॉलिक से रिलेटेड है, अगर कंडीशन मेटाबॉलिक से रिलेटेड है, तो मेटाबॉलिक की कंडीशन के अंदर CO2 के अंदर चेंजेज आएंगे, कहाँ आएंगे, बाइकार्बोनेट में चेंजेज आएंगे, साथ के साथ पीएच में। इन दोनों में चेंजेज आ रहे हैं यहाँ, और इन दोनों में अगर चेंजेज आ रहे हैं तो कंडीशन डिनोट किया। ठीक है, अब इसके क्लासिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, ठीक है, क्लासिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो क्या होता है, देखो, एसिड बेस इम्बैलेंस, एसिड बेस इम्बैलेंस। तो सबसे पहले देखो, पहला होता है आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर तीन कंडीशन होती है, कंपनसेटेड, अनकंपनसेटेड और पार्शियल कंपनसेटेड, पार्शियल। ठीक है जी, ये तीन कंडीशन होंगी। सेम यही तीनों कंडीशन, कंपनसेटेड, अनकंपनसेटेड और पार्शियली कंपनसेटेड, ये तीनों कंडीशन हर एक में आएंगी। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, एक होता है रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस, एक होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एक होता है मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। ठीक है जी, तो ये चार कंडीशंस आपको मोस्ट कॉमनली एसिड बेस इम्बैलेंस से रिलेटेड देखने को मिलती है। मेजर ऑर्गन आपकी बॉडी की किडनी है और लंग्स है जो कि मैनेज करते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, एसिड बेस इम्बैलेंस के लिए हम एबीजी का सैंपल लेते हैं और एबीजी करवाते हैं। एबीजी का सैंपल है वो कहाँ से लिया जाता है, आर्टरी से लिया जाता है। सबसे प्रीफर्ड होती है आपकी रेडियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी सबसे प्रीफर्ड होती है, मोस्ट कॉमन साइट होती है। और जब भी आप एबीजी का सैंपल लोगे तो हिपेरिनाइज नाइज सिरिंज यूज करोगे ताकि आपका ब्लड है वो क्लॉट ना हो। तो ये है आज की कंडीशन जिसके अंदर हम बात कर रहे थे एसिड बेस इम्बैलेंस के अंदर। यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है स्टूडेंट्स की, ब्लड इज ए बफर सिस्टम। तो बफर सिस्टम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, बफर सिस्टम का मैं मीनिंग आपको समझाना चाहूँगा
कि बफर सिस्टम का मीनिंग क्या होता है। बफर सिस्टम का मीनिंग ये होता है स्टूडेंट कि आपकी बॉडी के अंदर अगर जो बफर सिस्टम है, ठीक है, जो एसिड बफर सिस्टम क्या करते हैं, ठीक है, बफर सिस्टम का मेन काम क्या होता है, देखो बफर सिस्टम क्या हेल्प करते हैं, हेल्प इन मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस मेंटेन का करने का काम करते हैं। अब बफर का मतलब क्या होता है, बफर, बफर कौन होगा, हैज ए कैपेसिटी, हैज ए कैपेसिटी टू गिव एंड टेक, है कैपेसिटी टू गिव, दे भी सकता है और ले भी सकता है, टेक H प्लस आयन, H प्लस आयन्स एज पर नीडेड, जैसी ज़रूरत होती है उस कंडीशन के अंदर बफर सिस्टम क्या करते हैं, H प्लस आयन दे देते हैं, या अगर ज़रूरत है तो H प्लस आयन दे देंगे, H प्लस आयन अगर ज़रूरत है तो H प्लस आयन को ले लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, बॉडी की pH को मेंटेन करने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने बात करी है ब्लड, ब्लड इज़ ए बफर सिस्टम, तो ध्यान रखना ब्लड ज़रूरत पड़ने पर H प्लस आयन दे भी सकता है, ज़रूरत पड़ने पर H प्लस आयन ले भी सकते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट MCQ बन रहा है आप लोगों के लिए कि ब्लड इज ए बफर, कि ब्लड एक बफर सिस्टम का काम करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन CPR का जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।